आज सुबह जब मैं अखबार पढ़ रहा था तो मुझे यूपीए का कार्यकाल याद आ गया, 2004 से लेकर 2014 तक। और जो खबरें आज के दिन अखबारों में चल रही हैं वो दृश्य तो हमने उन 10 सालों में देखा नहीं, क्योंकि हमने ईडी को ऐसी खुली छूट दी नहीं थी और हमने अपनी कूटनीति और अपनी जो विदेश की नीति है उसके प्रति हमने कई काम किए और हमें गलत तथ्य लेकर हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी लीडर को प्रोसिक्यूट नहीं किया। तो शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से। शायद आपको मालूम नहीं कि जब ये कानून पारित हुआ था, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का गठन हुआ था, तो हमें यह नहीं मालूम था कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक ओमनी प्रेजेंट प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है जो हिंदुस्तान में कहीं भी जा सकती है, कभी भी जा सकती है। और सारा फेडरल स्ट्रक्चर हमारा ढांचा है, संघीय ढांचा है, उस पर ऐसा आक्रमण करती है जैसे कि विपक्षी नेताओं को तंग करना है, उनकी सरकारें गिरानी हैं, वाजिब हो नहीं वाजिब हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कानून, और ये तो विजय मदन लाल चौधरी की देन है जिसके ऊपर आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया, हालांकि 2 रिव्यू पिटिशन पेंडिंग है। अब हो क्या रहा है कि किसी जगह भी कोई एफआईआर हो जाए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हो जाए, तो वहाँ ईडी पहुँच जाती है, क्योंकि वो समझती हैं कि जहाँ आरोप हुआ है वहाँ हमें हक है तफ्तीश करने का। ये ईडी का मतलब कि किसी भी राज्य में पहुँच के, और ऐसे ही उन्होंने, और ये बड़ी बहुत एक दिलचस्प बात है कि ईडी तभी जाती है जब इलेक्शन होती है। आपको झारखंड में याद है कि इलेक्शन हो रही थी तो ईडी पहुंच गई, याद है ना आपको? आपको ये भी याद है कि बिहार में अभी इलेक्शन हो रही थी तो ईडी पहुंच गई और कोर्ट ने कार्रवाई शुरू कर दी उसी इलेक्शन के दरमियान, ताकि लालू जी को यहाँ आना पड़े, तेजस्वी को यहाँ आना पड़े। और इलेक्शन पश्चिम बंगाल में हो गया है तो अब ये लोग पहुंच गए ना। तो मैं आपको, क्योंकि मैं तो वकील रहा हूं इस मामले में, तो ये जो कोल स्कैम की बात करते हैं ये तो कई बरसों से चल रहा है, ये आज की बात थोड़ी ना है। इसमें तो एक पश्चिम बंगाल द्वारा एक डिस्प्यूट खड़ी की गई बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर, में राज्य और केंद्र सरकार के बीच एक डिस्प्यूट चल रहा है, वो सूट चल रहा है, उसमें भी ये आरोप है। तो इतने सालों से चल रहा है, तो इन लोगों को अभी याद आया कि भाई इलेक्शन हो रहा है, अभी जब छापा मारना है, अभी याद आया इनको। इतने साल क्या कर रहे थे? 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले क्या कर रहे थे? अभी इलेक्शन के दरमियान इनको याद आया कि भाई अभी ज़रा ज़रूरी है, सच हमें दस्तावेज लेने हैं। ये अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है, रोचक कहानी है। इसे साफ जाहिर है कि क्यों जाना चाहते हैं, कैसे जाना चाहते हैं, किस तरह से उथल पुथल मचाकर कुछ और भी शायद करना चाहते हो, हमें नहीं मालूम। इनका रवैया, इनकी सोच, इनकी मंशा, वो तो साफ जाहिर है कि किसी तरीके से पश्चिम बंगाल में जहाँ ये जीत नहीं सकते वहाँ किसी तरीके से भी ममता को और टीएमसी को तंग करो, ये तो साफ जाहिर है। मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ आपके द्वारा, वो ईडी से पूछना चाहता हूँ कि चलिए आपने कहा कि यहाँ कोल स्कैम का कोई कागज़ होंगे, कोई दस्तावेज होंगे, मान लिया, चलिए, तो फिर आपको सारी फाइलें तो नहीं आप ले जा सकते, फिर आप उसी फाइल को ले जाओगे ना जहाँ कोल स्कैम की बात हो। तो ये किसको हक है कि आप कहीं पहुंच जाओ और सारी फाइलें उठा लो?
ये तो कोई हक नहीं ना किसी को बनता, किसी भी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी से हक नहीं बनता था। कोई आपके घर में आए और ये तफ्तीश करने आए कि साहब ऐसे आपके यहाँ सुना है कि कैश है, मान एक उदाहरण के तौर पे कहता हूँ, तो कैश के अलावा वो सारी फाइलें ले जाएं, कंप्यूटर ले जाएं, ये तो हक नहीं बनता ना। वो तो कैश को ही देखेंगे ना, और कैश मिलेगा तो ले जाएं, पर वो कंप्यूटर भी ले जाएंगे, आपकी रिटर्न्स भी ले जाएंगे, फिर आपसे सवाल पूछने लगेंगे। आप कैश ना मिला ना तो जो भी मिलेगा उस पर सवाल शुरू हो जाएगा, उस पर तफ्तीश शुरू हो जाएगी। मतलब कि एक ईडी ऐसा एक ओमनी प्रेजेंट, हाँ, जैसे भगवान होता है ना, भगवान हर जगह मौजूद होता है, तो ईडी इस सरकार का भगवान है। जब चाहें कहीं भी जा सकता है, हर जगह मौजूद है और कुछ भी कर सकता है। सीबीआई भी वैसा ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर सीबीआई पहुंचती है वेस्ट पश्चिम बंगाल, वही नजरिया है। तो चाहे आईईडी हो चाहे सीबीआई हो, बात तो वही है। अब दूसरी बात आ गई कि आपने ये सर्च की, कहाँ की? आईपैक। अब सभी जानते हैं कि आईपैक तो उनकी जो सारा जो इलेक्शन है संभाल रही है, सब जानते हैं, लिखित रूप में इनको सभी को मालूम है। तो आईपैक जाने के लिए पीछे वजह क्या थी? कोल स्कैम। तो अगर कोल स्कैम वजह थी तो कौन से आपने दस्तावेज लिए? आप तो यही पूछ सकते थे ना वहां जाकर के, हमें बताइए कहां आपके दस्तावेज है, और अगर कोल स्कैम की वो बात है तो हमें बताइए, दिखा दीजिए। लेकिन आप फाइलें तो नहीं उठा सकते। और ये गलती सुप्रीम कोर्ट की है, क्योंकि आज तक उन्होंने ये कानून को इस बारीकी से देखा ही नहीं। और विजय मदनलाल चौधरी की जजमेंट है, उसके प्रति जो 2 रिव्यू पिटिशन पेंडिंग है, जहां कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं और हमने उठाए हैं, उसका आज तक फैसला नहीं हुआ। हालांकि 2 बार हियरिंग हो चुकी और जन होता रहा। तो अगर कानून का और कानून की बारीकियों का फैसला नहीं होगा और ये भगवान का हक इस सरकार को दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से उधम तो होगा ही। लोग तो अपना बचाव करेंगे ना। अगर घर में आकर कोई घुसकर आपको मारना चाहता है तो आप डिफेंड करोगे ना भैया, कि आप ये गलत कर रहे हो। हम तो ममता के साथ हैं, हम तो इस सरकार के खिलाफ हैं। हम ये जो चल रहा है ना, हम बिल्कुल खिलाफ हैं, क्योंकि हमारा संघीय ढांचा खत्म हो जाएगा। इन्होंने केरला चीफ मिनिस्टर के खिलाफ शुरू कर दिया है, हमें मालूम है, वो कोर्ट में भी चल रहा है। केरला चीफ मिनिस्टर, that matter is also pending in court. They've started all that also. Which chief minister have they left? Have they not? In Chhattisgarh, our Congress chief minister again, his son was arrested. अभी हमने bail करवाई. We just got him bail. Again, they wanted to reach the father through the son. ये तो हम साफ देख रहे हैं। हर जगह जहां विपक्ष के नेता हों, जहां सरकारें ठीक तरह से चल रही हों, इन्होंने कर्नाटका में क्या किया? आपको याद है कर्नाटका में क्या हुआ? फिर कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया, लेकिन तंग तो कर रहे थे ना, रोज कर रहे थे। कर्नाटका हो, झारखंड हो, हेमंत सोरेन हो, कहीं भी हो, यही काम चल रहा है इनका। तो अगर इस देश को ऐसे ही तभी मैंने कहा कि हमने मुझ सुबह जब अखबार पढ़ी तो मुझे याद आ गया अपने कार्यकाल का। हमने तो कभी ऐसे नहीं किया, हमने तो ऐसे किसी गलत तरीके से टारगेट नहीं किया। और आपको याद होगा कि तेजस्वी जब इलेक्शन लड़ रहा था, उसको भी इन्होंने बुलाया, कोर्ट में बुलाया, याद, इलेक्शन के दरमियान। अरे भैया, वो 2004 और 2009 का वाक्य है। इट्स एन इंसिडेंट ऑफ 2004 to 2009 एंड दे आर ट्राइंग टू डिस्टर्ब इन 2025। इतने साल क्या कर रहे थे ये? क्यों बैठे हुए थे? इलेक्शन आएगा, भेजेंगे, तंग करेंगे, इनकी इलेक्शन कैंपेन की डिस्टर्बेंस होगी, हम जीत जाएंगे। ये इनका मकसद है कि किसी तरीके से इस सरकार को गिराओ।
इसके पीछे लक्ष्य एक है। और जो बोलते हैं ना, दंड भेद सब कुछ का इस्तेमाल करो, यही करते हैं ये। तो ये गलत है और मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि ये सारी बातें, इन पे सुप्रीम कोर्ट को गौर करना चाहिए, नहीं तो ऐसे संघीय ढांचा गिर जाएगा और इस देश की जनता स्वीकार नहीं करेंगी। पहली बात तो ये। अभी दूसरी खबर, हावर्ड लटनिक की खबर। अब मैं पूछना चाहता हूँ आपके द्वारा हमारे प्रधानमंत्री जी से, हमारे विदेश मंत्री जी से, कि आपके कार्यकाल में कौन सी ऐसी उपलब्धि हुई विदेश नीति में जिसका हम खुद ढिंढोरा पीट सकते हैं। ये सवाल है मेरा। हमारे कार्यकाल में क्या हुआ, और पहली बार मेरा ख्याल विश्व के इतिहास में हुआ, और उसका श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह और हमारी सरकार को जाता है। क्या हुआ वो, कि हमने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे दस्तखत नहीं किए थे, और हम चाहते थे कि हमारी एटॉमिक एनर्जी के द्वारा हम लोगों को बिजली की सुविधा दे सकें। ये हमारा लक्ष्य था। और अंतर्राष्ट्रीय रेजिम हमें ये हक नहीं देती थी कि हम ऐसा कर सकें, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पैदा कर सकें, क्योंकि हमें वहाँ फिसाइल मटेरियल जाना चाहिए था, प्लूटोनियम चाहिए था, वो हम ले नहीं सकते थे, हमें दे नहीं सकता था कोई। तो फिर हमारी ये कूटनीति के द्वारा, हमारी विदेश नीति के द्वारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह की लीडरशिप के अंतर्गत, जो हमारा प्रेसिडेंट वो था अपना बुश, उन्होंने हमें, हालांकि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से हमने साइन नहीं किया, उन्होंने फिर भी समझौता किया हिंदुस्तान के साथ कि आप ये कर सकते हो। पहली बार विश्व में ये हुआ ना, ऐतिहासिक है, पहले कभी नहीं हुआ। ऐसे कभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं हुई जो हम देख रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि अगर कोई हिंदुस्तान की अखंडता के खिलाफ, हिंदुस्तान की आर्थिक नीतियों के खिलाफ, हकों के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो सारा देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होगा। लेकिन ये आपदा कौन लाया? ये बेसमझी की बातें किसने की? हमने तो नहीं की। हमने तो नहीं कहा अब की बार ट्रंप सरकार। वही ट्रंप आज आपको क्या कर रहा है? वो पिछले 2014 से लेकर अब 2025 हो गए, 11 साल में आपने कौन सी ऐसी उपलब्धि की है राजनीति, कूटनीति में और विदेश नीति में? कोई एक उदाहरण दे दो। इनको देश चलाना ही नहीं आता, इस सरकार को। इनको समझ ही नहीं है। इनको एक चीज़ की समझ है, हिंदू मुस्लिम, किसी और चीज़ की कोई समझ नहीं, और ना उसको कोई लेना देना है। क्योंकि ये समझते हैं कि हमारा जो होता है ना, जब हम बच्चे थे तो लिटमस टेस्ट करते थे ना, लेबोरेटरी में करते थे ना, कि भाई इसका रंग बदल गया, तो ये लिटमस टेस्ट है। रोज़ ऐसा लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कैसे चुनाव जीते। कभी ये इस्तेमाल करते हैं अपने चुनाव आयोग का, कभी इस्तेमाल करते हैं ईडी का, कभी सीबीआई का, किसी तरीके से चुनाव जीता जाए। तो विदेश नीति में ये जीरो, कूटनीति में भी जीरो। मुझे ये बताओ, और मैं आपके द्वारा इस सरकार से ये सवाल भी पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कभी के जो ट्रंप साहब हैं, लटनिक साहब हैं, किसी और को तो ऐसे भद्दी बातें नहीं कहते। जापान के प्राइम मिनिस्टर को नहीं कहते, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर को नहीं कहते, रशिया के प्रेसिडेंट को नहीं कहते, चीन के प्रेसिडेंट को नहीं कहते, किसी और देश के लीडर्स को नहीं कहते। तो ये मोदी जी के खिलाफ क्यों ऐसी बातें करते हैं? मोदी जी को टारगेट क्यों करते हैं? उसकी वजह क्या है? ये आपके द्वारा अपनी सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपसे इतना प्रेम क्यों है ट्रंप का? पहले तो था वाकई में,
अब इतना ज्यादा क्यों हो गया, इतना प्रेम क्यों हो गया? कई कहते हैं ना कि अगर आप वाकई में किसी से प्रेम करते हो तो आप शब्द भी ऐसे ही कभी इस्तेमाल कर सकते हो, विरोध भी कर सकते हो, क्योंकि प्रेम बहुत है। तो इनका प्रेम कितना है ये तो बताओ हमें, कि ऐसी ऐसी बातें हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कहेंगे और प्रधानमंत्री हमारे चुप। देखिए ऐसा है कि हो सकता है कि देश के हित में हो कि प्रधानमंत्री चुप रहे, ये मैं मान जाता हूं, क्योंकि स्वाभाविक है कि अगर चुप नहीं रहेंगे तो और प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो हम भी नहीं चाहते कि अगर कुछ कहेंगे तो और प्रॉब्लम्स ना हो जाएं कहीं। तो हम तो चाहते हैं कि हमारे देश के हित में जो है वो करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री मौन है, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब ये देश के सामने सच्चाई नहीं रखेंगे, पार्लियामेंट में सच्चाई नहीं रखेंगे, तो निश्चित रूप से सभी लोगों के मन में ये पैदा होगा कि भाई हुआ क्या, फिर उसके बाद क्या है, अफवाहें फैलेंगी, क्योंकि हमें मालूम नहीं असली बात क्या है। क्या वो चाहते हैं अमेरिका? वो कहते हैं कि भाई 3 हफ्ते के बाद हमारे पास नहीं है, हमने तो मई और जुलाई में सब तय कर लिया था, आपको हमने बोला था 3 हफ्ते के बाद हमारे पास आ जाओ तो हम कर देंगे। आपके प्रधानमंत्री ने हमें फ़ोन नहीं किया, तो इसलिए हमें साइन नहीं किया, और जब बाद में आए तो हमने कहा वो तो 3 हफ्ते गुजर गए हैं। इस बीच हमने वियतनाम के साथ समझौता कर दिया, इंग्लैंड के साथ कर दिया, इंडोनेशिया के साथ कर दिया, यही कह रहे हैं ना। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई सच्चाई है। लेकिन सच्चाई है क्या? मैं मान लिया कि ट्रंप साहब गलत बात बोल रहे हैं, बस सच्चाई क्या ये तो बता दो, थोड़ी बहुत तो बता दो, ज़्यादा नहीं आप बताते पर थोड़ी बहुत तो बता दो। अक्सर तो आप बताते नहीं हो कुछ भी, कुछ बता दो, क्योंकि जनता को पता चले कि हो क्या रहा है। हमारे देश तो मेरा है ना यार, आपका भी है, मेरा भी है, सबको पता चलना चाहिए कि हो क्या रहा है। ऐसी बातें हिंदुस्तान के साथ क्यों हो रही है? और अब वो कहते हैं कि हमने प्रपोजल लाया कि जो भी तेल खरीदेगा रशिया से हम 500% टैरिफ लगा देंगे। तो लगा दें, हम इस प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, बोल दें लगा दो आप, हम आपके साथ खड़े हैं प्रधानमंत्री जी। अगर ये देश के हित में है तो हम आपके साथ खड़े हैं, हम जो भी कुर्बानी हो सकती है हम देंगे, सभी देंगे, इस देश के सभी विदेशवासी देंगे। लेकिन हिम्मत तो दिखाओ, मौन रहने से कुछ नहीं होगा। अब तीसरी बात पे आते हैं, लालू जी की। अरे ये बताओ तुम कि 2004-2009 इन्होंने कहा कि लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि उसको तो बात हो गई, 2004 से तो 21 साल हो गए और 2009 से 16 साल हो गए, तो इनको इलेक्शन के दौरान क्या तकलीफ थी? इलेक्शन के बाद में भी कर सकते थे, इलेक्शन में क्यों कर रहे थे? सभी जानते हैं क्यों। देखो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं तो खुद वकील हूँ, इन सारे मामलों में मैं वकील हूँ। मतलब कि ज़ीरो केस है, केवल परेशान करने की बात है। और इसमें एक और बात बता दूँ, इसकी तफ्तीश हुई थी, पहले भी हुई थी, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दिया था, विजिलेंस डिपार्टमेंट ने कहा था कोई इसमें धांधलीबाजी नहीं हुई। इन्होंने फिर उसको रीओपन किया कि अपनी सीबीआई ने अपनी ही रिपोर्ट को नहीं माना और मुकदमा दोबारा चला दिया। यह असलियत है। और किसी और दिन बैठ के आपको आराम से सारी चीज़ें समझाऊंगा, लेकिन आज इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मुझे बहुत दुख है कि आज मुझे ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे देश की अखंडता को नुकसान हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक जो ईडी है उसने भी एलिज किया है कि ममता बनर्जी ने इन्वेस्टिगेशन को ऑब्स्ट्रक्ट किया, उसमें इंटरफेयर किया, इंटरवीन किया, वो वहां से नहीं, पहले ये तो पता है इन्वेस्टिगेट क्या कर रहे थे, तभी पता चलेगा ना कि कैसे इंटरफियर किया। अगर उनको दस्तावेज चाहिए थे कोल स्कैम के, यही है ना, अखबार में तो यही है, ठीक है ना,
तो फिर उनको पूछना चाहिए था कि आप मुझे बताइए, आप मुझे एक्सेस दीजिए से आपके कंप्यूटर से, हम कुछ ले नहीं जाएंगे, हम पता करेंगे, देखेंगे अगर इसमें कोल स्कैम की बात है वो हमें दीजिए, आप कर सकते हैं। लेकिन सर जिस तरह से चाहे ईडी हो या केंद्र सरकार हो, बीजेपी हो, लगातार ये आरोप लगा रही है कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है, हाँ। तो क्या आपको लगता है कि इसके बहाने अब प्रेसिडेंट रूल भी पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले लगाया जा सकता है? इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, मतलब जो मतलब कि वो क्या है, बिना बुनियाद के, बिना सोच समझ के कोई ऐसी बात करेगा तो उसका नतीजा भी देखा नतीजा भी होगा। मैं समझता हूँ कि पहले तो ये कभी सत्य हो ही नहीं सकता जो आपने कहा है, क्योंकि ऐसे कोई बेवकूफ़ी बातें कोई सरकार नहीं करती, ठीक है सर। और अगर 2/3 अब जीत रहे हैं ना, तो 3/4 पे जीतेंगे, 3/4 विक्ट्री होगी फिर। सर आपने कहा कि जो ईडी का कानून है उसमें सुप्रीम कोर्ट की गलती है, उन्होंने कानून नहीं, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करनी चाहिए और इसको स्पष्ट तरीके से कानून की बारीकियों को ईडी को और सीबीआई को बताना चाहिए, ताकि इस किस्म के वाक़े अभी नहीं हो, आगे नहीं हो। If I really look back at the time of the UPA government, and in fact after the year 2000, we are 25 years into the 21st century. I was thinking, which are the milestones of foreign policy? Which are the milestones of foreign policy? Quite frankly, and I asked this government through you as to what foreign policy milestones have they been able to achieve since 2014. And I can't think of any. Whereas if you look at our time, the UPA time, as you know that India had never signed the Non-Proliferation Treaty called the NPT. And therefore we wanted that for alternative forms of energy, we should be entitled to produce electricity by setting up nuclear plants. But we could not do so because of the international regime, because we were excluded. We were denied that access because of the fact that we had not signed the NPT. But it was at the instance of our then foreign minister, of our then ambassadors, of the prime minister under the UPA government, that we were able to persuade President Bush to in fact make that exception. First time in the history of the world, since the new order was set up after the Second World War, this exception was made. It's not made for Pakistan even. That's a milestone in the history of this country in foreign policy. Of course, the mainstream media has forgotten it because their memory is very short. Their memory is only contemporary, how to support Modi ji. Right? That's your mainstream media. But I'm asking them through you as to what is it that they have achieved in terms of foreign policy. Look at the relationship between now, between us and the United States of America. They have imposed the highest barriers on tariffs on us, 50%. Vietnam is 20%. All of the other countries in South Asia is less, wherever they have entered into agreements, whether it's Indonesia or others. 50% on us. That is the BRICS countries. They are targeting the BRICS countries. Why? And have you ever heard of President Trump talking in such a unpleasant fashion about any other leader of the world in the course of his press conferences? Like this, attributing matters to our foreign policy or our decision making, saying that it is because of him that in Pahalgam and the conflict that took place was stopped. Now, I don't believe him. I'm not saying that I believe him. And that the trade agreement could not be signed with the United States of America between May and July 2025.
Sorry, last year, May and July, last year, not 2024. 5, sir. 5. Okay. May of 2025, because we were late. They gave us 3 weeks and they expected the Prime Minister to call him. I don't think that any President of the United States should expect the Prime Minister to call him for a trade deal. But anyway, if he has said so, there must be some response. But why are you not responding? And why should the President of the United States say such things about my country, my Prime Minister? He's my Prime Minister. Why should he say such things? Has he said it about the British Prime Minister, Japanese Prime Minister, President Putin, the Chinese leaders? No. Or any other country? No. He has misbehaved with Zelensky, yes. But other than that, I don't see. And why should this be done by my country and my Prime Minister? Now, I understand that in certain matters it's important to be silent. Because if you break your silence and you say something, it may have consequences in the country which you don't want. So it's in the national interest to remain silent. But at least tell my country and my people as to what you are doing. What are the problems in the trade deal, in the negotiations of the trade deal? Do they want the agricultural sector to be opened up completely? Do they want the dairy sector to be opened up completely? And if the country with whom we have the maximum exports, as it is, those exports have been, at least to the extent of 20 to 30%, have been affected. But US is the largest trading partner of India. And therefore, naturally, if any contradiction is done and President Trump doesn't like that contradiction, it may have impacts. And now that he has proposed that there will be a 500% tariff, if any of our entities or our government somehow directly or indirectly has access to Russian oil, then even a 500% tariff can be imposed. Now, this is a threat to our economy. And I want to say this to the Prime Minister, that we stand by you. The country will stand by you. Nobody can threaten our sovereignty, our economic prosperity or economic sovereignty. Nobody can do that. And we'll make the sacrifices that we have to make. But at least have the courage to say something. At least when you were in opposition, you had the courage to say everything. And now that you are in power, you have no courage to say anything. Is that fair to the people of this country? Is that fair to your image? You are what you say. What Purush is it? Mahamanav. Vishwa Guru. Vishwa Guru. I wish you were a guru. I really wish you were a guru, but nobody recognizes you as a guru. President Trump does not. Which leader in the world recognizes you as, I wish I were a guru? Vishwa Guru. Nobody does. Why are we in this situation? Stand up, India. It's time to stand up to the rest of the world. We are a powerful people. We have a huge domestic consumption base. We will survive. We have survived because this government on the economic front has done nothing. Yet we have achieved 6%. Not because of them, but because people buy. Why? Because they can't live otherwise. They'll have to buy clothes. They'll have to buy rations. They'll have to do something to earn money. That's how we are growing at 6%. Not because of our dear finance minister, who I respect. Mr. Sibal, possibly for the first time, a political consulting firm has been raided, and that too on a poll-bound state. How do you see that aspect of this entire? Which is the ED is now the prevalent God. They can go anywhere they want. Because, God comes to us without any notice. That's what God does to us. No notice. So ED also goes without notice. CBI also goes without notice. Right? And that's the power that has been given by Vijay Madan Lal Chaudhary. And the Supreme Court has not yet decided the review petitions against that judgment, and years have passed, even though on 2 separate occasions these matters were partly heard. So if the court doesn't clarify the law,
And these fellows run amok, right? Like a wild horse. And if they go to IPAC for the purposes of coal scam, they should take access the documents to find out if there are any documents about coal scam. Ask them. And if they are, you can take them, but you can't take files of people. IPAC is an organization which is in fact managing the elections in West Bengal. This is only to disturb. But as far as the coal scam is concerned, you know for a fact, and the government at least knows, there's a original suit pending between the state of West Bengal and the Union of India on the exercise of power by the CBI. As you know, CBI can't enter a state without consent. But ED can enter any state without consent. Why? Because an FIR has been lodged. So if an FIR is lodged in some... Tell me, I want to ask you, through you, has the ED ever entered a state in which the BJP is in power? Since they came to power for the last 11 years, have they ever gone to any BJP state? Why? Was everything is kosher in BJP states? No corruption in BJP states? No allegations of corruption in BJP states? None. What about the center? No allegations of corruption in the center. So why has the ED not done anything? Why has the CBI not done anything? And if there's a case against any BJP-minded person who is an accused, they get bail. Others rot in jail. They get bail, others rot in jail. So the less said about these organizations, the better. Thank you. Sir, have you noticed the one ED officer removed from Kerala, Radhakrishnan? He orchestrated all play against CM. Well, you know, I can't talk about an individual case, but I've already said that they are targeting the present Chief Minister in Kerala also. They've lodged those cases. I've been fighting for them also. For targeted in 2021. Now election is coming after. Now it will start again. You see this. What happens is ना कि भाई कभी ऐसा होता है कि भाई कोई सो रहा हो. If somebody is asleep, then suddenly he wakes up. कि look, I forgot for 10 years what I was doing. So I'm sorry, I must do it now because the election is on. That's what it is.